प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 सतह रसायन के प्रश्न बैंक 2022 के सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए हैं। अब दो अंकों के जो हमारे प्रश्न बचे हैं उनको क्रमशः हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो 2 अंक का प्रश्न है वो है ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो शब्द आया है अधिशोषण, इसका मतलब समझ लेना है कि अधिशोषण होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चॉक है और अगर मैंने इस चॉक को स्याही में डुबाया और डुबाकर बाहर निकाला तो स्याही इसके ऊपर आ जाएगी। ऐसे समय में ये जो चॉक है यह है अधिशोषक। अधिशोषक इसलिए है क्योंकि जो स्याही होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी। अगर आप इस चॉक को तोड़ते हैं तो अंदर ये वाइट ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि स्याही सिर्फ ऊपर आएगी। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये जो चॉक है यह है अधिशोषक और इसके ऊपर जो स्याही आई है वो है अधिशोष्य। तो उस स्थिति में जब अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य यानी जब चॉक के ऊपर स्याही आती है तब उस स्थिति में ये जो घटना होती है वो होती है अधिशोषण। वो होती है अधिशोषण। तो अधिशोषण होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए अधिशोषक और एक चाहिए अधिशोष्य। तो हम कह सकते हैं कि अधिशोषक प्लस अधिशोष्य बराबर अधिशोषण। लेकिन अगर आपको इस अधिशोषक की सतह से, सतह मतलब क्योंकि सतह रसायन ये अध्याय का ही नाम है तो पृष्ठ पर होने वाली घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। तो अधिशोषक की सतह से जब अधिशोष्य को यानी चॉक की सतह से स्याही को हटाया जाता है तो उस घटना को कहते हैं विशोषण। तो अधिशोषण उसका उल्टा होता है विशोषण। तो अधिशोषण किसको कहेंगे? अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का आना क्या कहलाएगा? अधिशोषण। और अधिशोषक की सतह से अधिशोषक का हटना इसको कहेंगे विशोषण। ठीक है, यानी अधिशोषण की उल्टी क्रिया होती है विशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है बहुत ही कम शब्दों में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है ये होता है कम ताप पर, लेकिन जब ताप को बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण घटता है। सबसे पहली बात तो भौतिक अधिशोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तथा उत्क्रमणीय भी है, मतलब दोनों तरफ चलने वाला प्रक्रम है। जैसे मैंने लिया ठोस और ये जो ठोस है ये हमारा है अधिशोषक और इसके ऊपर अपने को अधिशोषित कराना है गैस को, तो यह है अधिशोष्य। तो यह है अधिशोषक, यह है अधिशोष्य। तो यहाँ हो गया अधिशोषण और प्लस ऊष्मा मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, साथ में दोनों तरफ का तीर का चिन्ह है, मतलब ये उत्क्रमणीय भी है। तो जब ताप कम होता है तो ताप कम होने पर ये जो अधिशोषण है ये अच्छा रहता है यानी बढ़ता है। लेकिन जब ताप का मान बढ़ाते हैं तो ताप का मान बढ़ाने पर ली-शातिलिय के नियम के अनुसार ये अभिक्रिया उधर होती है जिधर विशोषण होता है। यानी जब आप इसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विशोषण अच्छे से होता है। और विशोषण का मतलब क्या है? इसका उल्टा, मतलब ये क्रिया चलेगी पीछे। और जब क्रिया पीछे चलेगी तो ठोस की सतह से गैस अलग होगी और अलग होगी मतलब अधिशोषण का उल्टा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो ताप को बढ़ाने पर ली-शातिलिय के नियम के अनुसार ये जो अभिक्रिया है यानी जो अधिशोषण की क्रिया है वो उल्टी होती है यानी विशोषण होता है। अभी आपको मैंने बताया कि अधिशोषण का उल्टा विशोषण होता है। अधिशोषण मतलब ठोस के ऊपर गैस का आना, द्रव भी आ सकता था, जैसे मैंने स्याही का उदाहरण दिया, यहाँ पर गैस है। तो ये अधिशोषण कम ताप पर होता है, लेकिन जब ताप को बढ़ाते हैं तो ये विपरीत क्रिया होती है यानी अधिशोषण घटता है। तो भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है तथा ताप बढ़ाने पर यह ली-शातिलिय नियम के अनुसार घटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर विशोषण बढ़ता है और अधिशोषण घटता है, और ताप कम रखते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है, विशोषण घटता है। दोनों शब्दों को क्लियर कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में
क्रिस्टलीय रूप मतलब ठोस रूप कह सकते हो। क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं? जैसे ये चाक है, ये क्रिस्टलीय है, इसकी तुलना में अगर इसका चूर्ण बनाया जाए तो उसमें अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये चाक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, लेकिन ठोस रूप में है तो, क्रिस्टलीय रूप में है तो, लेकिन जब इसका चूर्ण बनाएंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा, यानी एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा अधिशोषण होगा गैस का, ठीक है। और द्रव है तो द्रव का। तो सीधा आंसर है इसका कि अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। प्रश्न को ही हमने रिपीट किया, क्योंकि पूछा था क्यों, तो क्योंकि चूर्ण अवस्था में पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषित गैस का आयतन भी उतना ही अधिक होगा। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये है किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को, ठोस पर गैस का अधिशोषण, ठोस कौन है अधिशोषक, गैस कौन है अधिशोष्य, और घटना होगी अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो ठोस पर जब गैस का अधिशोषण होता है उसको प्रभावित करते हैं। एक तो इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि यह अधिशोषण करना चाहता है या नहीं, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा यह अधिशोषित होना चाहता है या नहीं, साथ में ताप का प्रभाव होता है, दाब का प्रभाव होता है, और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं। 2 अंक के हिसाब से हम 2 कारक इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस की प्रकृति। ठोस मतलब जिस पर अधिशोषण होगा, मतलब ये है हमारा अधिशोषक। तो जो अधिशोषक है यानी जो ठोस है, अगर वो कठोर है और रंध्रहीन है मतलब छिद्र नहीं है, तो उसमें अधिशोषण कम होगा। और इनकी तुलना में जिनमें छिद्र होंगे, रंध्रयुक्त, रंध्र यानी छिद्र, रंध्रयुक्त तथा महीन चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थ में अधिशोषण अधिक होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो कठोर और रंध्रहीन पदार्थ होते हैं, इनकी तुलना में जो रंध्रयुक्त और चूर्ण के रूप में पदार्थ होते हैं उनमें अधिशोषण अधिक होता है। इसका कारण आपने प्रश्न क्रमांक 2 में भी देख लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे गैस का आयतन, जो अधिशोषित होने वाली गैस है उसका आयतन भी बढ़ता है। तो ये हो गई ठोस की प्रकृति। अब ये तो हो गया ठोस के बारे में, लेकिन गैस की प्रकृति पर भी तो निर्भर करेगा। गैस मतलब अधिशोषण, गैस अधिशोषित होना भी चाहती है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण की जो मात्रा है गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। H2O2 N2 की तुलना में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 अमोनिया और क्लोरीन Cl2 आदि का अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि ये जो गैसें हैं, ये भी गैसें हैं, ये भी गैसें हैं, लेकिन ये कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें हैं। तो कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसों की तुलना में शीघ्रता से द्रवित होने वाली जो गैसें हैं उनका अधिशोषण अधिक होता है। ये गैसें कठिनाई से द्रवित होती हैं, ये गैसें शीघ्रता से द्रवित होती हैं, क्योंकि इसके लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होता है, इसलिए ये शीघ्रता से द्रवित होती है, ठीक। और इनके लिए क्रांतिक ताप का मान कम होगा। इस तरह से हमने 2 कारक देखे 2 अंक के हिसाब से। एक है ठोस की प्रकृति और एक है गैस की प्रकृति। ठोस मतलब अधिशोषक, गैस मतलब अधिशोष्य। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके समझने के लिए लिखा है। अब है एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें हम 4 अंतर लेने वाले हैं। आपको सिर्फ 2 ही अंतर तैयार करना है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है। एक अंतर तो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है पहले प्रश्न में ही, कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है और ताप बढ़ाते हैं तो ये घटता है। ये निम्न ताप पर होता है, रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। और रासायनिक अधिशोषण जो है वो विशिष्ट होता है। तो पहला अंतर हमने देखा, भौतिक अधिशोषण जो है यह प्रकृति में यानी नेचर में विशिष्ट नहीं है, मतलब ये जो है ये विशिष्ट नहीं है। भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति है वो विशिष्ट नहीं है और यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। दूसरा, यह उत्क्रमणीय है। देखा था आपने भौतिक अधिशोषण वाला जो पहला प्रश्न देखा ताप बढ़ाने वाला, उसमें उत्क्रमणीयता का चिन्ह हमने दिखाया था। तो यह उत्क्रमणीय है, यह अनुत्क्रमणीय है। यह निम्न ताप पर होता है, यह उच्च ताप पर होता है। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष्य मतलब गैस या द्रव, अधिशोषक मतलब ठोस। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं और इसमें
प्रबल रासायनिक बंध या बल कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये 4 अंतर हैं, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही अंतर तैयार करना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द्रव स्नेही या द्रवरागी एवं द्रव विरोधी या द्रव विरागी सॉल यानी कोलॉइड क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले द्रव स्नेही सॉल। द्रव स्नेही सॉल वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलॉइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही सॉल कहलाते हैं। देखो, जो कोलॉइडी तंत्र होता है उसकी 2 प्रावस्थाएं होती है, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। जैसे विलयन होता है, विलयन में विलेय और विलायक होता है, वैसे ही जो कोलॉइडी तंत्र या कोलॉइडी विलयन होता है उसमें भी विलेय और विलायक की तरह ही परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यहाँ विलेय से मतलब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था से समझना है और विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम। आप जल को विलायक की तरह यूज करते ही है, तो ये परिक्षेपण माध्यम है। विलायक की जगह ये शब्द लिया जाता है और विलेय की जगह परिक्षिप्त प्रावस्था। तो ये द्रव स्नेही सॉल की परिभाषा आपने देखी। इनके उदाहरण है गोंद और स्टार्च। इसके अलावा भी उदाहरण ले सकते, एक बोला था हमने, दो लिखे हैं और इसमें भी 2 लिए हैं। उसके बाद द्रव विरोधी सॉल क्या है, तो इसकी अपोजिट परिभाषा है, वे पदार्थ जो यानी ऐसे पदार्थ होंगे जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड या द्रव विरागी कोलॉइड कहलाते हैं। उदाहरण AU का सॉल, AS2S3 का सॉल, AG का सॉल, मतलब धातुओं के जो सॉल होते हैं, कोलॉइडी विलयन होते हैं, वो इनके उदाहरण होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये है द्रव विरोधी सॉल जो होते हैं आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं कोलॉइडी कण इनके। सॉल मतलब कोलॉइडी कण, इसमें सॉल कोलॉइडी विलयन है तो इसके कोलॉइडी कण होंगे। तो द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, ऊर्णित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्यों? तो द्रव विरोधी सॉल कम स्थायी होता है। इनका जो स्थायित्व है इन पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। यानी द्रव विरोधी सॉल जो होते हैं इनका स्थायित्व कम होता है और जितना भी स्थायित्व होता है वो इस द्रव विरोधी सॉल में उपस्थित आवेश के कारण होता है। और जब हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो द्रव विरोधी सॉल पर जो भी आवेश होगा, और जब आप इसमें विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य आप जानते हैं आयनित होता है, तो इस पर जो भी आवेश होगा विद्युत अपघट्य में तो दोनों आवेश मिलेंगे, धन और ऋण। जो भी आवेश होगा विद्युत अपघट्य का, इसमें से इसके विपरीत आवेश उसके साथ क्रिया कर लेगा और क्रिया करके उसको स्कंदित कर देगा। तो द्रव विरोधी सॉल जो है ये कम स्थायी होते हैं। इनका स्थायित्व इन पर उपस्थित आवेश के कारण होता है। इसी कारण जब इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। अगला एक प्रश्न और देखते हैं, विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, समझाइए। विद्युत कण संचलन नाम से ही समझ में आता है। विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, कण मतलब कोलॉइडी कण, संचलन मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर चलना। इसमें U आकार की एक नली होती है। इस U आकार की नली में कोलॉइडी विलयन को भरते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी बैटरी या सेल के द्वारा जोड़कर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कोलॉइडी विलयन या तो धनावेशित होते हैं या तो ऋणावेशित होते हैं उसके जो कण हैं। अगर धनावेशित कण है तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और ऋणावेशित कण है तो धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। यहाँ पर जो एनोड होगा वो धनावेशित होगा और जो कैथोड होगा वो ऋणावेशित होगा। तो ऐसे समय में जब आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मतलब बैटरी या सेल को स्टार्ट करेंगे, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जैसे ही प्रभाव होगा तो जो कोलॉइडी कण है वो कोलॉइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना यानी चलना, ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड या आर्सेनियस सल्फाइड जो है इनके कण ऋणावेश वाले होते हैं और जब इसके विलयन को U आकार की नली में डालते हैं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ऋणावेश होने के कारण ये एनोड मतलब प्लस इलेक्ट्रोड पर चलकर अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से 7 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। थैंक यू।